स्टूडेंट्स, वेलकम टू AC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। जी हाँ, आज हम पदार्थों को अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है ना। कुछ लोगों को तो कंफर्मली पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता है। उनको ऐसा लगता है कि पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं। सो आज की क्लास में हम पूरी अवस्थाओं के बारे में डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। इसी के साथ कुछ और अदर चीजें भी हैं जो हमें इसी चैप्टर में कंप्लीट करनी होगी। सो क्या आप सभी तैयार हैं? और यदि आप सभी तैयार हैं तो चलिए भाई फटाफट से स्क्रीन की तरफ देखिएगा। और सबसे पहले तो हम मैटर्स यानी कि पदार्थ के बारे में ही जानते हैं कि ये मैटर्स यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहली चीज पदार्थ के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि जो पदार्थ होते हैं भाई, वो कोई ना कोई स्थान तो लेते ही होंगे। अब वो किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई स्थान तो लेते ही होंगे। तो हमने क्या देखा, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कि एक कोई भी वस्तु जिसका क्या हो भाई, द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरती हो, बस वही क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है ना। और जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, वही क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, तो हमें मैम ने एक चीज बता दी है कि कोई भी चीज पदार्थ यानी कि मैटर यानी कि सब्सटेंस तब ही कहलाती है जब वो कोई ना कोई स्थान यानी कि प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होगी, है ना। तो दो चीज का ध्यान रखना कि जब भी वो कोई जिस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसी को क्या बोलते हैं भाई, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखो, बात कुछ ऐसी है कि कोई भी पदार्थ है ना, तो वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो लिखा है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, फिर जो बनने के बाद वो कहलाता है, उसको हम एटम बोलते हैं। समझाती हूँ कहानी, इसका क्या मतलब है। सो पहले तो अपने दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स कर लो, अपने दिमाग में ये बिल्कुल कंफर्म कर दो कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है? तो वो होती है परमाणु। अब आप कहेंगे मैम परमाणु ही सबसे छोटा होता है क्या? नहीं मैम, परमाणु सबसे छोटा नहीं होता है। हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है। ये चल रहा होगा आपके माइंड में, सब होते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं ये मेरे पास स्टाइलस है, तो ये स्टाइलस किससे मिलकर बना है? तो ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है ना, छोटे छोटे बहुत सारे एटम से, जिनके मेल से क्या बनता है, ये स्टाइलस बनता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इनके टुकड़े करने चाहूं, मैं इनके टुकड़े करके एक ऐसी स्टेज पर भी पहुंचूंगी कि केवल अंत में यही बचेगा। मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअल में दिखना तो मुझे भी नहीं चाहिए, पर मुझे यहाँ से विजिबल है। और एटम विजिबल नहीं होता है, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे अपनी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सो एटम को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है। तो हमने क्या देखा, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या कहलाती है, एटम यानी कि अणु कहलाती है। ठीक है, चलो। तो आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि एटम यानी कि अणु क्या है। तो अब हम जो ये देख पा रहे हैं, इस छोटे से एटम को ही अगर मैं आपको बड़ा करके बनाऊं, ये तुम्हारे सामने वैसे एटम ही है, अगर मैं इसे ऐसे ओपन करूं तो भाई एटम अकेला नहीं होता है ना। अगर मैं इसे ऐसे ओपन करके आपको पढ़ाऊं तो ये एटम अकेला नहीं होता है। इस एटम का होता है भाई एक न्यूक्लियस। इसका क्या होता है? इसका होता है एक न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो वो न्यूक्लियस ऐसा होता है कि जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। भाई ये चीज मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुकी हूँ, फिजिक्स में मैंने किसी सेक्शन में पढ़ाया है, मुझे जहां तक क्लिक हो रहा है, हाँ मैंने पढ़ाया है।
हमने पढ़ा था इसे इलेक्ट्रिक करंट वाले पार्ट में, विद्युत धारा वाले पार्ट में, याद करो ऐसा कुछ मैम ने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बस यही बताया कि कोई भी एटम सबसे छोटा होता है, लेकिन एटम अकेला नहीं होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो सुनो, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का जो होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है, तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। कोई समस्या, कोई डाउट? तो हमने मैटर यानी पदार्थ के बारे में जाना। कोई भी वस्तु जिसका क्या हो भाई, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल और गैस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बेसिक के लिए केवल याद रख लो कि हाँ, बेसिक के लिए ये 3 अवस्थाएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती है, तरल होती है, गैस होती है। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ध्यान रखना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अब लेकिन उसके पहले पहले तो देखो कि 3 अवस्थाओं में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेज आ गया, कुर्सी आ गई, हवा आ गया, पानी है, शहद है, ये सारी चीजें हैं। तो हमने एक बात जानी, हमने क्या जाना कि पदार्थ की शुरू से हम 3 अवस्थाएं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैम ने तो यहाँ पर एक भांडा फोड़ दिया। मैम ने बोला कि ना जी ना, पदार्थ की 3 नहीं बल्कि 5 अवस्थाएं होती हैं। तो सुनो, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात ऐसी है कि चौथी और 5वीं स्टेज क्या होती है, अवस्था क्या होती है। तो पहले तो सुनो, टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो सुनो, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रही हूं सॉलिड, है ना, फिर मैं लिख रही हूं लिक्विड, फिर मैं लिख रही हूं गैस, और फिर मैं लिख रही हूं प्लाज्मा, और फिर मैं लिख रही हूं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? तो सुनो, सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं ठोस, लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं तरल, और ये हमारा होगा क्या, गैस, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा प्लाज्मा, और सबसे नीचे क्या होगा, तो इधर पे होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो तो लिखा ही है। ठीक है, अब एक चीज और, मैंने ये प्लाज्मा आपको ब्लड में भी पढ़ाया था, ये वो वाला प्लाज्मा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लाज्मा अलग प्लाज्मा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। बट टाइप्स ऑफ मैटर में अभी हमने बेसिक के लिए 3 देखे थे, बट एक्चुअल में भाई ये 5 होते हैं, तो अपने दिमाग में बैठा लो। अच्छा, यही चीज जैसे अगर हम हिंदी में पढ़ने जाते हैं, आपके कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्स ऐसे जिसमें हिंदी भी आती है, और अगर उसमें हिंदी आती है तो आप पढ़ेंगे वहां पर संज्ञा, और जब आप संज्ञा पढ़ेंगे तो वहां पर हम जब संज्ञा पढ़ेंगे ना, तो उस संज्ञा में आपको एक द्रव्यवाचक संज्ञा मिलेगी। द्रव्यवाचक संज्ञा में पता चलेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं को वहां पर भी पढ़ा जाता है, तो 3 प्रकार की वो वहां मिलेंगी। ठीक है ना, 2 बोल दिया था क्या मैंने, 3 होती हैं वहां पे। आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि मैम फिर हम लेकर क्या चलें, क्योंकि स्कूल में कुछ और चल रहा है, हमने देखा कि हिंदी में कुछ और पढ़ा रहे हैं, हमारे ही कंपटीशन में हिंदी में कुछ और बताया है, इसमें कुछ और। तो एक्चुअल केमिस्ट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये दोनों अवस्थाओं को भी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस, तो तीनों के बारे में हम जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सॉलिड को देख रही हूं तो इसमें एटम्स कैसे हैं, अरेंज हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, तो वो ना के बराबर। ये इमेज ऐसी ली गई है कि आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, पर मैं बता दूं कि कोई भी चीज अगर सॉलिड में होती है, हम बना के पढ़ेंगे ना, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, मैम आपको पूरी चीजें ड्रॉ कर कर ही पढ़ाने वाली हैं। ये ऐसी, ये ऐसी, और ये ऐसी। ठीक है, रुको रुको, इसकी मुंडी टेढ़ी हो गई, रुको 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 रुको, ये ऐसा। ओके,
अब मुझे ये करना है कि हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या? वाह वाह वाह, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करना था, ठीक है। तो बात सुनो, इससे अच्छा तो मैं इसको ड्रॉ ही कर लेती, 3 ड्रॉ करने हैं मुझे, तो दूसरा यहाँ बना लेती हूँ। अभी प्लाज्मा नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, प्लाज्मा थोड़ा सा रुक के पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। प्लाज्मा थोड़ा सा रुक के पढ़ाऊंगी मैं। क्यों रुक के पढ़ाऊंगी? उसके पीछे है कारण, और कारण ये है भाई कि पहले ये 3 चीजें तो पढ़ ले, तब तो वो पढ़ पाएंगे। चलो सुनो, तो बात कुछ ऐसी है, ये जो इतनी सारी चीजें तुमको दिख रही हैं, अब इसे पढ़ना कैसे है तो ये सुनो। तो पढ़ना इसको ऐसे है, सबसे पहली चीज की अगर मैं तुमसे बात करूं सॉलिड की, हम एक एक को नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ नाम दे दिया इसे सॉलिड, और मैंने इधर नाम दे दिया है लिक्विड, है ना, लिक्विड, और इसे नाम दे दिया है गैस। अब बेसिकली पता है होता क्या है ना, अगर मैं बात करूं केवल सॉलिड की, केवल किसकी बात करूं, सॉलिड, तो सॉलिड में तो ये भी सॉलिड है। अब तुम्हें पता है कि इसमें एटम्स कैसे, बिल्कुल पास पास है, बहुत पास पास है, हाँ जी बिल्कुल है। तो हमने देखा कि इनके बीच में जो एटम्स होते हैं ना, वो थोड़े नहीं भाई, काफी पास पास होते हैं। मतलब आप स्पेस देख सकते हो क्या किसी सॉलिड चीज में? स्पेस देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि इनके बीच में तुम्हें स्पेस मिलेगा ही नहीं, है ना। तो हमने जाना कि सॉलिड में स्पेस कैसा होता है, मतलब डेंसिटी कैसी होती है, तो वो हमें पता चल गया कि ये बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं आती हूँ कि लिक्विड की तरफ। तो लिक्विड में क्या होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, लेकिन ये सॉलिड की तरह बिल्कुल चिपके हुए तो नहीं रहते, बिल्कुल चिपके नहीं रहते, थोड़े दूर दूर रहते हैं। और वहीं अगर मैं गैस की बात करूं, तो गैस में एटम्स कैसे होते हैं, तो भाई थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में एटम्स कैसे होते हैं, तो वो दूर दूर होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो ये अरेंज है प्रॉपर तरीके से, ये सॉलिड है। और लिक्विड में तो अरेंज रहता नहीं है भाई, वो लिक्विड है, फैला हुआ सा रहता है, तो ये लिक्विड है और ये गैस है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैम आपने हमें क्यों पढ़ाया है? क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो मैम सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है? तो हमने देखा ना, अभी हमने क्या देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस को, और हमें पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर मैं बात करूं सॉलिड की, है ना, या मैं बात करूं लिक्विड की, या मैं बात करूं गैस की, अगर मैं तीनों की ही बात कर रही हूं, तो मुझे पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में नहीं होता है, तो सॉलिड में नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं होता है। लिक्विड में कैसा होता है भाई, थोड़ा कम। हम यहाँ किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम बोलेंगे मैम होता तो है लेकिन थोड़ा कम होता है। और गैस में कैसा होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा कम बोल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा, है ना। और वहीं अगर मैं गैस में बात करूंगी, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा था, तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा था। कैसा था, तो भाई सबसे ज्यादा था। ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि मैम और क्या क्या डिस्कस करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अलावा हम शेप की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं कि इन तीनों का आकार कैसा होगा। तो सुनो, शेप की अगर मैं बात करूं, आकार की अगर मैं बात करूं, तो सुनना, आकार अगर ऐसा होता है ना, सॉलिड यहां लिख रहे हैं, लिक्विड यहां लिख रहे हैं, और गैस यहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सॉलिड का आकार कैसा होता है, लिक्विड का आकार कैसा होता है, और गैस का आकार कैसा होता है। तो तुम मुझे बताओ, सॉलिड का कोई आकार होता है क्या निश्चित? तो बिल्कुल होता है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मैंने एक स्टाइलस लिया है, और मैंने एक पानी की बोतल ली, है ना, पानी की बोतल उठा लेने दो, और मैंने इस स्टाइलस को इस पानी की बोतल में डाल दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो स्टाइलस था ये बोतल का ही शेप ले लेगा? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो स्टाइलस है ये इसका ही आकार ले लेगा?
ये असंभव है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा कि किसका शेप फिक्स्ड रहता है, तो भाई हमें पता चला कि ये जो सॉलिड भाई साहब है ना, इनका जो शेप है वो कैसा होता है, फिक्स्ड, यानी कि निश्चित होता है। थोड़ा सा आगे आओ, लिक्विड का शेप कैसा होता है, तो लिक्विड का शेप, अच्छा अब इसके बारे में भी जानते हैं। मैंने लिया एक ग्लास पानी और मैंने उस एक ग्लास पानी को एक बॉटल में डाल दिया, तो उस एक ग्लास पानी ने किसका शेप ले लिया, एक बॉटल का शेप ले लिया। अब ये भरा हुआ है तो ये मत कहना कि मैम पूरा पानी तो भरा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर एक ग्लास पानी ले रहे हैं, उसको इस बॉटल में डालेंगे, पहले पानी ने ग्लास का शेप लिया था, अब पानी किसका शेप ले लेगी, इस बॉटल का शेप ले लेगी। तो हमें एक बात पता चली कि लिक्विड का भी शेप कैसा होता है, तो ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि अनफिक्स्ड होता है। और वहीं गैस की बात करें तो यस, ये भी कैसा होता है, अनफिक्स्ड होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलो, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो थोड़ा सा सजा लें हम अपने बॉक्स को। नेक्स्ट आते हैं अब हम, है ना, इसी के बाद अगली कहानी, वॉल्यूम की तरफ अब हम आते हैं। वॉल्यूम की तरफ अब हम आते हैं, आयतन की तरफ अब हम आते हैं। वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। इधर लिखते हैं हम सॉलिड को, है ना, यहां पर आएगा लिक्विड और यहां पर आएगा क्या, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब मेरी पूरी बात सुनना, क्या सुनोगे पूरी बात? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इस स्टाइलस को इस बॉटल में डाल रही हूँ, ठीक है, तो हमने ये चीज, सॉरी हाँ स्टाइलस को नहीं, पानी को लिया हमने और इस बॉटल में डाला, ये बॉटल खाली थी। तो मुझे एक बात बताओ, वो एक गिलास पानी एक बॉटल पूरा बन जाएगा क्या? नहीं, उसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम जितना पहले था इस बॉटल में जाकर भी उतना ही वॉल्यूम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक ग्लास को अगर हम एक बॉटल में एक ग्लास पानी एक खाली बॉटल में डालते हैं तो ये संभव नहीं है कि वो एक पूरा बॉटल को भर दे। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, ये जो लिक्विड होता है, अभी पहले लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड की वॉल्यूम कैसी होती है, तो हमें पता है कि वो कैसी होती है भाई, फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, वो कुछ नहीं करेगी ऐसा, ठीक है ना। वो एक ग्लास पानी, तो वो अगर एक उसमें जाएगी बॉटल में जाए, एक टब में जाए, एक कंटेनर में जाए, किसी में भी जाए, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम जो है पहले से ही वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास पानी एक टब में जाके एक टब पानी बन जाएगा। वही चीज सॉलिड के साथ है। मैंने ये स्टाइलस लिया, मैंने इसको एक खाली बॉटल में डाला या एक खाली किसी बर्तन में डाला, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टाइलस इसी इसी तरीके से उसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां बहुत सारे स्टाइलस आ जाएंगे और वो पूरा पैक हो जाएगा, ये संभव नहीं होता है। तो ये भी कैसा होगा भाई, फिक्स्ड ही होता है। लेकिन गैस का कैसा होता है, तो वो अनफिक्स्ड होता है। गैस का कैसा होता है, तो गैस का भी फिक्स्ड ही होता है भैया, गैस का भी तो फिक्स्ड ही होगा। गैस का भी कैसा होता है, तो वो फिक्स्ड ही होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो हमने सारे पॉइंट्स जान लिए, हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख लिया, हमने शेप देख लिया, हमने वॉल्यूम देख लिया। अब क्या बचा भाई, तो आपने वो कंप्रेशन का नाम सुना है, कंप्रेशन, जिसे हिंदी में हम संपीड़न कहते हैं, तो वो भी सुन लो, कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, यानी कि क्या, संपीड़न। तो सुनो, कहाँ गया, आप लोग भी ऐसे सजा सजा के ही लिखा करो, है ना, तो उससे क्या होता है ना, पढ़ने में मजा आता है। ये हमने सॉलिड लिया, ये हमने लिक्विड लिया और ये हमने गैस लिया। अब हम लेते हैं एक निडल, निडल बोले तो हम लेते हैं एक सुई, हम लेते हैं एक इंजेक्शन, और हमने एक चीज नोटिस करी उस इंजेक्शन के बारे में। हमने उस इंजेक्शन के बारे में क्या नोटिस करा, तो सुनो, हमने ये चीज नोटिस करी कि वो जो निडल था यानी कि वो जो इंजेक्शन था, अगर हम उसमें कोई सॉलिड चीज डालते हैं तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगी क्या? कोई सॉलिड चीज, मैंने एक ये निडल ली, है ना, सुनना, मान लो कि ये निडल है, मानना पड़ेगा, तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऐसा, ठीक है, बेलन लग रहा है ये तो, लेकिन मान लो कि है।
और हमने क्या किया इसमें, क्या भर दिया भाई, तो हमने भर दिया मान लो कुछ सॉलिड चीज, ठीक है, हमने इसमें मान लेते हैं कि कोई सॉलिड चीज भर दी है, कोई सॉलिड चीज ऐसे इसमें भरी है, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये कैसी है, सॉलिड है, और हम इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगी क्या, तो हम क्या बोलेंगे, ना जी ना, नहीं होगी। यही होगा ना, कंप्रेशन होता है क्या, सॉलिड में कंप्रेशन होता है। तो मैम ने तो आपके सामने एक रेत लिया, तो बहुत सारी रेत ली, उसको एक सुई में भर दिया, इसको जो भी बोलते हैं XYZ, तो हमने इसमें भर दिया, और हमने जब कंप्रेस किया तो हमने देखा वो कंप्रेस हो ही नहीं रही है। और एक चीज और, आगे का ये सिरा कैसा होगा, तो ये बंद होगा, ध्यान रखना ये चीज है ना, हम कोई इंजेक्शन थोड़ी लगा रहे सुई का। अब यही चीज लिक्विड में लेकर आओ, आगे का ये सिरा कैसा है, बंद है, और इस हिस्से में क्या है, बहुत सारा लिक्विड है, बहुत सारा द्रव है, बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब हमने इसे कंप्रेस किया, हमने इसे संपीड़ित किया, तो क्या अब ये कंप्रेस हो जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ जी मैम हो जाएगा, बेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे से ये सिरा कैसा है, बंद है, और जब ये सिरा आगे से बंद है तो आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब लिक्विड में भी कंप्रेशन नहीं होगा। फिर मैम गैस में होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर गैस भरी है कोई भी और हम फिर कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। गैस में हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, यस, गैस में क्या होगा, तो वो कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंप्रेशन यानी कि संपीड़न हो गया। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा। ओके चलो, तो अब मैंने तीन चीजें तो भाई आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी हैं, और जब मैंने तीन चीजें क्लियर कर दी हैं तो हमें अब अपनी पदार्थ की चौथी अवस्था की तरफ आ जाना चाहिए, जो कि क्या है, प्लाज्मा है ना। तो हमें प्लाज्मा के बारे में जानना चाहिए। सो प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे ब्लड वाला प्लाज्मा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस होती है। चलो भाई ये चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि प्लाज्मा क्या होती है, एक गैसियस फॉर्म में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। सो प्लाज्मा इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस, है ना। तो एक चीज और हमने जानी कि ये गैस तो है लेकिन कैसी है, गर्म आयनित गैस है। गैस तो है लेकिन कैसी है, गर्म आयनित गैस है, जिसमें लगभग समान संख्या में धनात्मक आवेश आयन और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैम कहाँ से आ गया, तो सुनो, ये जो यहाँ पर गैस है इसमें जो चार्जेस है वो फ्लो होते हैं। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है चार्जेस के बारे में, ये तो बोलना ही नहीं कि मैम नहीं पता है, तुम्हें पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, है ना, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, हाँ या ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि धनात्मक आवेशित आयन होगा यहाँ पर, और क्या होगा, ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं। और क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा की विशेषताएं सामान्य तटस्थ गैसों से काफी भिन्न होती हैं, इसलिए प्लाज्मा को एक विशिष्ट पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। और इसी के साथ उदाहरण के लिए, क्योंकि प्लाज्मा विद्युत आवेशित कणों से बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। प्लाज्मा किससे बने होते हैं, सो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल से बने होते हैं, और वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जबकि तटस्थ गैसें इसमें नहीं होती हैं। तो हमें एक बात पता चली, कोई पूछेगा प्लाज्मा क्या है, तो हमें पता चला ये गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन मैम जब ये गैसियस फॉर्म में होता है तो हम इसे ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पदार्थ की तीसरी अवस्था में ही आता है, क्योंकि ये उसमें खोजा ही नहीं गया है। और जो सारी गैसें, जैसे हम पदार्थ की तीसरी अवस्था पढ़ते हैं गैस को, उसके कंपैरिजन में ये काफी अलग होती है, उसमें चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं, इसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और जानते हैं, अभी तो बहुत कुछ है। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है जिसे अक्सर गैसों के उपसमूह के रूप में माना जाता है।
लो भाई, इसे गैसों के उपसमूह के रूप में भी माना जाता है, लेकिन दोनों अवस्थाएं बहुत अलग अलग व्यवहार करती हैं। वो वाली भी, वो पदार्थ की तीसरी अवस्था और पदार्थ की चौथी अवस्था। मैंने बोला ना, गैस वो भी है, गैस ये भी है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, अलग अलग है। इसलिए अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि मैम हमें तो ये लग रहा है कि अगर ये भी गैस है तो ये भी पदार्थ की तीसरी अवस्था में जाना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं दोनों का नेचर अलग अलग है, और जब दोनों का नेचर अलग अलग है तो वो पदार्थ की तीसरी अवस्था में नहीं जा सकता है। ठीक है ना। गैसों की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि गैस की तरह प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ना ही उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब आयतन भी इसका कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, और ठोस या तरल गैस की तुलना में कम घनीय होते हैं। अच्छा, एक चीज और, हमने शायद वहां अनफिक्स्ड लिखा था ना, तो उसको फिक्स्ड ही कर लेना। निश्चित, हाँ सही है। नहीं, उल्टा लिखा है, रुको भाई, इसको अनफिक्स्ड कर लेना, बस उसको अनफिक्स्ड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद कहाँ गए, हाँ, गैसों की तरह प्लाज्मा का गैसों की तरह प्लाज्मा का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो हाँ ये तो हमें पता है। और इसका आयतन भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। और ठोस या तरल पदार्थ की तुलना में ये कम कैसे होते हैं, घने होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि गैसीय स्टेज में है, गैसीय अवस्था में है, तो घने कैसे होंगे, कम होंगे। लेकिन सामान्य गैसों के विपरीत प्लाज्मा परमाणुओं से बने होते हैं। भाई प्लाज्मा किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत सारे एटम्स। देखो एटम्स नहीं होंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, हाँ, जिनमें से कुछ या सभी इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया गया है और सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नाभिक, जिन्हें आयन कहा जाता है, वही स्वतंत्र रूप से इसमें अपने में घूमते रहते हैं। और एक चीज और कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो गैसीय फॉर्म में होने के बाद इतने सारे इसके सारे क्या है भाई, इतनी सारी इसके नेचर है, इसकी सारी इसकी प्रकृति है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल गैस के कंपैरिजन में अलग तरीके से तो काम कर रही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारी नॉर्मल गैस में तो नहीं थी। ठीक है ना, चलो। सो आई थिंक हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना, सारी चीजें हमने यहाँ पर जान ली होगी। हमने देख लिया था कि गैस का आकार फिक्स नहीं होता है, और वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम की अगर हम देखें तो गैस का वॉल्यूम भी अनफिक्स्ड होता है, और सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं भाई हम पदार्थ की पांचवी अवस्था की तरफ, जिसका नाम क्या होगा, तो जिसका नाम होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये बीईसी नाम ही क्यों है, तो चलो समझते हैं इसे भी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इसका नाम बीईसी रखा ही क्यों, तो पहले तो इसका नाम रखा है ना। देखो बोस की अगर मैं बात करूं, पूरा देखते हैं हम, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन की स्पेलिंग भाई क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना। और बॉस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है ना। और आइंस्टीन नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आइंस्टीन नाम रखा गया है किसके नाम पर, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर। किसके नाम पर, एल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन के नाम पर ये रखा गया है। इन्होंने ना एक्चुअली एक गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था, है ना। किसके बारे में बताया था, गॉड पार्टिकल के नाम के बारे, गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था, जिससे पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये गॉड पार्टिकल का एक्चुअली नाम था, जिसका नाम क्या था, हिग्स बोसोन। क्या नाम था, हिग्स बोसोन, जिसके बारे में किसने बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने, या मैं कहूँ सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इसके बारे में बताया था। जिसका जो ये एक्चुअली ना, ये एक ऐसा एलिमेंट था, है ना। एलिमेंट अभी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है। ये एक ऐसा पार्टिकल था एक्चुअली, जिसे परम शून्य ताप पर गर्म किया गया। जो पूरा परम शून्य ताप पर ही था, हम ऐसा बोलेंगे कैसा था, तो ये परम शून्य ताप पर था। तो हमें एक बात पता चली कि बोस-आइंस्टीन पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो क्या है, तो हमने देखा कि जो सत्येंद्र नाथ बोस है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, उन्होंने बताया था एक पार्टिकल था जिसका नाम था हिग्स बोसोन, जिससे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और इस हिग्स बोसोन को ही नाम क्या दिया गया, गॉड पार्टिकल दिया गया।
और ये आपके सामने कुछ कुछ नेट से जो स्ट्रक्चर मिला मुझे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का, उसको मैंने यूज किया है। ठीक है, चलो अभी ये चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर बीईसी जिसे हम कहते हैं, पदार्थ की एक अवस्था है जो बोसोन की पतली गैस को पूर्ण शून्य के बहुत करीब तापमान तक ठंडा करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। परम शून्य ताप पर कोई भी वस्तु रहेगी तो वो वस्तु बहुत ठंडी हो जाती है। आसपास की अगर मैं बात करूं यानी कि 1924 की, तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बीईसी के लिए पहला प्रस्ताव रखा था। ईयर क्या था? 1924। ईयर याद करने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। इसी के साथ जब परमाणु उस तापमान पर पहुंचते हैं तो वे एक दूसरे के सापेक्ष मुश्किल से गति कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास लगभग बहुत कम मुक्त ऊर्जा होती है ना। तो अच्छा, ये तो हमने उसके बारे में जाना, बाकी तो मैंने तुम्हें लिख के पूरा पढ़ा दिया था। अब और सुनो, ये तुम्हारे सामने कुछ चीजें तुम्हें दिख रही होंगी सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेकर, क्योंकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं मैंने तुम्हें पढ़ा दी। अब लेकिन क्या होता है, तुम्हारे पेपर में सीधा क्वेश्चन इन सेक्शन से पूछा जाता है, तो वो पूरा ही मैंने यहाँ पर ऐसे पुट डाउन कर दिया है, तो सुनते चलना। हमने देखा कि मैम अभी हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, तो ध्यान से सुनो, दोनों ही अलग अलग डायग्राम है, मतलब है एक ही चीज के लेकिन अलग अलग तरीके से है। तो आपको ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना लेना, ऐसे बनाना तो ऐसे बना लेना। सो बात कुछ ऐसी है कि एक साइड आप सॉलिड लेंगे, दूसरी साइड आप गैस को लेंगे, और तीसरी साइड आप किसे लेंगे भाई? वाटर को लेंगे। और आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कोई भी चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो क्या बोलते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो क्या बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो हमने एक चीज नोटिस करी कि ये हमारा क्या है भाई? लिक्विड है, यानी कि ये हमारा क्या है? द्रव है। और इस द्रव की मैं बात करूं, अगर ये द्रव भाई किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। हमने पानी को फ्रिज में रखा, वो जम गया, वो फ्रीज हो गया, जम गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। और वहीं अगर वो भाई पिघल जाता है, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या मैम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्या? क्या सच में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड बनना, हिंदी वालों ये द्रव से ठोस बनना और ठोस से द्रव बनना हमने देख लिया। ये फ्रीजिंग बोले तो हिमांक कहलाता है और मेल्टिंग बोले तो गलनांक कहलाता है। ओके, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि सॉलिड से गैस बन सकती है? हाँ जी, बन सकती है। तो हमने देखा कि ये सॉलिड से गैस बनेगी तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, और वहीं अगर गैस से क्या बनता है? सॉलिड बनता है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, है ना। तो हम उसे क्या बोलते हैं भाई? डिपोजिशन कहते हैं। तो भाई हमने अब गैस से सॉलिड वाला एग्जांपल देख लिया। अब सबसे लास्ट में आ जाओ, अगर लिक्विड से गैस बनेगा तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, और अगर वो गैस से क्या बनेगा? लिक्विड, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। समझ रहे हो इस पॉइंट को कि उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, और ये इवेपोरेशन कहलाता है। तो भाई मैंने आपको ना तीनों चीजें बता दी हैं, सॉलिड को लेकर, लिक्विड को लेकर और गैस को लेकर। नेक्स्ट आओ, फटाफट से इधर आओ। तो हमने देखा गैस इधर है, लिक्विड इधर है, सॉलिड इधर है। अब वही चीज लिखी है इधर पे भी लिखिए, इवेपोरेशन। लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो वो इवेपोरेशन होता है, और गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो वो कंडेंसेशन होता है। वहीं अगर गैस से सॉलिड बनने की बात आती है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, और सॉलिड से अगर गैस बनने की बात आती है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये देखो, अगर वाटर से क्या बनेगा? क्या बोलते हैं उसको? बर्फ बोलते हैं, तो इसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे, और बर्फ से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। दैट्स इट। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये नहीं भी बनाना होगा ना तो सिंपल एक साइड लिख लेना सॉलिड, एक साइड लिख लेना गैस, एक साइड लिख लेना लिक्विड, फिर उसके बाद एरो बना के उनके नाम लिख लेना। सिंपल है, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि मैम खत्म हो गया क्या हमारा चैप्टर? तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आपको और पढ़ाने, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सब्सटेंस की ही अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सब्सटेंस की ही अगर मैं बात करूं, यानी कि पदार्थ की ही अगर बेटा मैं बात करूं, सुनते चलना।
सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की ही अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है? तो भाई होता ये है, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ से होता ये है कि आपने सुना होगा कि पदार्थ लिक्विड भी होते हैं, है ना, सॉरी प्योर भी होते हैं, इम्प्योर भी होते हैं, हाँ या ना, ऐसा कुछ सुना ही होगा। तो हम यही तो पढ़ने जा रहे हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं भाई वो प्योर होते हैं या फिर इम्प्योर होते हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक साइड लिख दिया है प्योर सब्सटेंस। क्या लिख दिया है? प्योर सब्सटेंस। और वही मैं दूसरे साइड क्या लिख रही हूं? तो फिर मैं लिख रही हूं इम्प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इसी के नीचे हम लिख देते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या लिख दूं मैं? शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और उसी के यहाँ पर मैं इसे क्या लिखूंगी? अशुद्ध पदार्थ। भाई मुझे ना सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है, क्योंकि इसमें हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ही हैं, है ना। तो भाई मुझे थोड़ा सा सबको ध्यान में रखना पड़ता है। अब हमने क्या किया, इसे भी ऐसे पैक कर दिया है। अब बात आती है कि मैम ये प्योर इम्प्योर में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनो, कोई भी पदार्थ प्योर भी होंगे इम्प्योर भी होंगे। मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें वहां पर कोई पदार्थ ऐसा मिलता है, कैसा मिलता है? 100% प्योर मिलता है, मतलब उस पर ऐसा लिखा है 100% प्योर, यानी कि 100% शुद्ध। तो जब वहां 100% प्योर लिखा होता है तो हमें एक बात पता चलती है कि अरे ये तो पूरी तरीके से प्योर है। हम सोचते हैं कि यार महंगा भी है और लिखा भी है 100% प्योर, ले लेते हैं। पर मैंने आपको इससे पहले भी जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आपको बताया था, हर वो चीज जिस पे लिखा होगी वो 100% सत्य होगी ही होगी, मतलब शुद्ध होगी ही होगी, वो एक्चुअल में नहीं होती है। तो अगर मैंने बोला कि ये 100% प्योर घी है ना, तो घी प्योर ही होगा, है ना, उसमें कोई दूसरी चीजें मिक्सअप नहीं होगी, बट वो एक्चुअली मिक्सअप होती हैं। सो ये प्योर नहीं होता है। 100% घी हो गया, दूध हो गया, ये प्योर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं। तो मैम आप क्या कहना चाह रहे हो, प्योर इम्प्योर आपकी लैंग्वेज में कैसा डिफाइंड होगा? तो मेरी लैंग्वेज में नहीं होगा, बुक की लैंग्वेज में होगा, बुक की भाषा में होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो बात कुछ ऐसी है, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ के बारे में, कोई भी पदार्थ शुद्ध कब होते हैं, कोई भी पदार्थ प्योर कब होते हैं, तो ये पहली बात तो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहली बात तो ये जो मतलब ये जो शुद्ध पदार्थ है, इनमें कितनी चीजें आती हैं? तो इनमें आती हैं दो चीजें। कौन कौन सी? सो ये एलिमेंट्स और किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये मिलकर बने होते हैं कंपाउंड से, यानी कि सुनो, ये मिलकर बने होते हैं तत्वों और यौगिकों से, तत्वों और यौगिक से। अब आप कहेंगे मैम फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ वो प्योर तब कहलाता है जब वो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ जब वो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ की अगर मैं बात करूं, इसमें एलिमेंट्स यानी कि तत्व आते हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक आते हैं। अब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, भाई ये हम पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है। पर सुन लीजिए, टोटल कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें हमें क्या पढ़ना होता है? तो जिनमें भी हमें भाई तीन चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या पढ़ना है? मेटल्स पढ़ना है और नॉन मेटल्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? मेटलॉइड्स पढ़ना है, यानी कि उपधातु को पढ़ना होता है। क्लियर? और मैं आपको बताऊं, एलिमेंट्स में यही सारी चीजें आएंगी, मेटल्स आ जाएंगे, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आएंगे। और वही कंपाउंड की अगर मैं बात करूं ना, तो कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर ही क्या बनते हैं? कंपाउंड। अभी समझा रही हूँ, बिल्कुल पैनिक मत होना, बिल्कुल घबराना नहीं। तो हमने क्या देखा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। इसको तो तुम छोड़ ही दो, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, अभी केवल यहाँ तक की कहानी आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो बात कुछ ऐसी है कि मैम ये मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये तीनों चीजें मैं अब भी बिल्कुल स्पॉट पे पढ़ा दूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम इसे पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला
इधर बता दूं क्या? हाँ चलो इधर बता देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं ऐसा वाला, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि दोनों के बीच में एक डेड लाइन है, क्योंकि वो उसका नहीं है। ये ऐसा कर दिया, ठीक है, सुनो, और ये ऐसा कर दिया। अब सुनना तुम्हें ये है, ठीक है, इधर देखो कि मेटल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने एक चीज नोटिस करी कि जो Cu होता है कॉपर, ये एक मेटल होता है ना। हमें पता है कि गोल्ड क्या है, एक मेटल है। हमें पता है सिल्वर क्या है, तो वो एक मेटल है। वहीं हमने एक चीज नोटिस करी कि इसी के साथ साथ जैसे कॉपर हो गया तो वो भी क्या होता है, मेटल होता है। मरकरी पारा मेटल होता है, पोटेशियम सोडियम सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के तो एलोट्रॉप्स ही हो गए डायमंड, फुलेरिन होता है, ग्रेफाइट होता है, ये क्या होते हैं, आयोडीन होता है, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन मैम हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया और कि जो एलिमेंट्स होते हैं 118 वो मेटल्स, मतलब एलिमेंट्स में हम बोल सकते हैं मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे और मेटोलाइट्स आएंगे। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं? आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सुनो, अगर मैं तुमसे बोलती हूँ ना CO2, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये यौगिक बना कैसे, तो उसके पीछे है कारण, और कारण ये है कि यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, O2 क्या है, तो O2 भी छोड़ो, ये O क्या है, तो हम क्या बोलेंगे मैम, ये तो ऑक्सीजन है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर ही क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। क्या ये बात समझ में आई? तो कार्बन का एक एलिमेंट, कार्बन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलकर ही यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि CO2 बना पाएगा। अब एक बात आती है कि मैम कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ये यही दोनों होने चाहिए, निश्चित तौर पर यही होने चाहिए। दूसरी चीज, इनके बीच में जो रेशो दिख रहा है वही होना चाहिए। जैसे इसमें कार्बन का एक एटम है और इसमें ऑक्सीजन के दो ही एटम होने चाहिए, तभी जाकर ये एक यौगिक यानी कि कंपाउंड बना पाएगा। जैसे सुनो, अगर मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि भाई यहाँ लिखा है H2O, यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है H2O, जो कि क्या है भाई, तो जो कि है वाटर, यानी कि क्या है, पानी है। H2O वाटर यानी कि क्या है, पानी है। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर H बोले तो तुम्हें पता है कि H बोले तो हाइड्रोजन होगा, है ना, ये क्या होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, और ये क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीजन, ये क्या होगा ऑक्सीजन। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि H2O पानी है, मतलब ये एक यौगिक है, ये कंपाउंड है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है ना, दो एलिमेंट से तो मिलकर ये बना है। हमने देखा कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर पानी बनता है, तो पानी बनाने के लिए निश्चित तौर पर आपको हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट लेना होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट लेना होगा, दोनों तत्व लेने होंगे। उसमें भी आपको हाइड्रोजन के दो एटम लेने हैं और ऑक्सीजन का एक एटम लेना है, तब जाके आप क्या बना सकते हो, H2O बना सकते हो। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ये मैंने नहीं बोला है, हमारे साइंटिस्ट ने बोला है कि कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर है तो वो प्योर तब होगा जब वो इक्वल पार्टिकल से, समान कणों से मिलकर बना हो, तभी हम उसे प्योर सब्सटेंस, इक्वल पार्टिकल कहेंगे, ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और फिर मैम ये इम्प्योर क्या होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, और इसके बारे में जो जो चीजें रह गई हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से पूरी क्लियर हो गई होगी और पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि मैम आपने जितना भी पढ़ाया है उसकी PDF हमें कहाँ मिलेगी, तो भाई उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, AEC+ ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल।
सो इस चैनल की अगर मैं बात करूं, यहाँ जाना है, ये वाली क्लास की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी ही है। इसके पहले वाली क्लासेस की पीडीएफ भी अपलोडेड है, उसे भी जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ओके, इसी के साथ भाई फेसबुक पे भी आप एसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं और भी तरह तरह के इंफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी एसी प्लस से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से जाओ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, जैसे जहां हम इसके आगे चीजों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं भाई, थैंक यू क्लास।